नई दिल्ली में प्लेटिनम जयंती समारोह का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। कहा, उद्योग जगत और निर्यात को बढ़ावा देने पर दिया जोर। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का बिहार मतदाता सूची पर फैसला। मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर फैसला का आधार कोड 12वें पहचान पत्र की मान्यता। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का बिहार मतदाता सूची पर फैसला। मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर फैसला का आधार कोड 12वें पहचान पत्र के रूप में दे मान्यता। नई दिल्ली में भारत इजरायल ने बीआईटी पर किया हस्ताक्षर। निवेश और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। आर्थिक सहयोग मजबूत करने का कदम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ईईपीसी के प्लेटिनम जयंती समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों को संकल्प होना चाहिए। इस बीच समारोह में उद्योग जगत के प्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने भारत के वैश्विक व्यापार और इंजीनियरिंग निर्यात में योगदान को सराहा। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर भारतीय उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत और इजरायल की सरकारों ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय निवेश समझौता बीआईटी पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने इस महत्वपूर्ण समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग मजबूत करना और व्यापारिक विश्वास स्थापित करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के व्यावसायिक अवसरों और निवेश सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। सोमवार को बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे आधार कार्ड को बार-बार दस्तावेज माने, ताकि मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड को भी पेश कर सकें। ऐसे में चुनाव आयोग पहले ही 11 दस्तावेज की सूची जारी कर चुका है, जिन्हें दिखाकर मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं। पहले इन दस्तावेजों में आधार कार्ड शामिल नहीं था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को बतौर 12वां दस्तावेज मानने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से अपने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी करने को भी कहा है, ताकि आधार कार्ड को स्वीकार किया जा सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने दक्षिण पूर्व जिले में नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में 1 साल से कम उम्र के 6 मासूम बच्चों को सुरक्षित बरामद किया गया, जिनमें सबसे छोटा महज 13 दिन का था। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी हेमंत तिवारी ने कहा कि बीते 22 अगस्त को सरायकाले खां बस स्टैंड पर एक बच्चे के गायब होने की शिकायत मिली थी। जांच में सीसीटीवी और वाहन नंबर के आधार पर आगरा के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। आरोपी बच्चों को निसंतान परिवारों को बेचते थे और फर्जी कागजात बनाकर एडॉप्शन का नाटक करते थे। पुलिस ने प्रीति शर्मा, कृष्ण शर्मा समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह अवांछित गर्भाधारण वाली महिलाओं की डिलीवरी का फायदा उठाकर बच्चे चुराता था। पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित परिवारों के पास भेजा। उन्होंने प्रीति शर्मा और कृष्णा शर्मा उनको दिया है और उनके थ्रू आगे एक और लड़की जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, सभी अरेस्टेड है। उसके थ्रू उन्हें आगे बेचना था। तो उसने बताया या तो ये अभी प्रीति और जब हमने 48 आवर के अंदर हम वहां पहुंच गए, या तो प्रीति कृष्णा के पास मिलेगा या फिर हमें ज्योत्सना के पास मिलेगा। तो जब हम प्रीति और कृष्णा के घर पे रेड करने गए, वो दोनों मिल गई। तो उनके पास से हमने जो पहला बच्चा है, जो हमारा
केस का ओरिजिनल बच्चा है वो हमें रिकवर हो गया 48 टन। मुल्तान नगर सहदेव पार्क में जलभराव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्क के गार्ड आसिफ ने बताया है कि पार्क में अब तक 15 पेड़ गिर चुके हैं, जबकि प्रशासन को इसकी कंप्लेंट देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरे पार्क में सीवर का पानी भरा हुआ है। वह स्थानीय अशोक ढिंगरा ने बताया है कि स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रशासन को उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और दिल्ली पुलिस ने पार्क के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखा है। ये क्या समस्या हो रही है सर? समस्या ये है, ये हफ्ते 10 दिन से कम सीवर का पानी जो है इसमें इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से अमोनिया आ रहा है पानी के अंदर और पेड़ों की जड़ों में ये पानी जा रहा है और पेड़ धाराशायी होते जा रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया गया तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में कोई पेड़ बचेगा ही नहीं। तो हमारा ये आग्रह है कि जितना जल्द हो सके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि पार्क को और पेड़ों को बचाया जा सके। यहाँ तो आना ही मुश्किल हो गया, बहुत दुभर हो गया, इतनी बदबू आती है इस नाले वाले पानी की। मुझे पता चला कि ये एक पार्क है डीडीए का और ये बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा। यहाँ पे कम से कम मिनिमम 5000 ट्रीज है इस पार्क के अंदर और ये डीडीए का पार्क है। यहाँ पे 1 महीने से सीवेज का पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पेड़ सीवेज के पानी से गिर गए हैं। मिनिमम 70 ट्रीज की मैंने फोटोज ली है, 70 ट्रीज गिर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि सीवेज के पानी में सॉल्ट और अमोनिया होता है जिससे वो पेड़ की जड़ उसकी सॉइल को खराब कर देता है। अब आप इमेजिन करिए ये कितने हजारों पेड़ खतरे में हैं, ऑन द वर्ज ऑफ डेथ है। एंड शॉकिंग ये है कि यहाँ पे विधायक जी का ऑफिस बिल्कुल पास में है, करनेल सिंह जी का, एंड बीजेपी के विधायक हैं, सब सो रहे हैं। पर्यावरण को लेकर उनका कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली नेग्लिजेंस है। शौक लगता है कि आप दिल्ली को जब ग्रीन कैपिटल बोलते हैं और विधायक जी का ऑफिस इतना पीछे है। काफी दिक्कत आ रही है। मतलब ये तो गटर का पानी भर रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी साहब नाले का आ रहा है, नाला कट रहा है पीछे, बस्ती के पीछे नाला है, उधर को कैंप का वो कट रहा है नाला। ये पूरा पार्क नाले के पानी से भरा हुआ है? हाँ, पानी से भरा हुआ नाले। और मतलब कि ये जो जितना बड़ा पार्क है, कितना बड़ा पार्क होगा ये? पार्क तो काफी बड़ा है, वहाँ रेलवे पटरी तक है साहब। आए अब तक कितने पेड़ गिर गए होंगे? अब तक करीब 15 पेड़ गिर गए इस पार्क में। हाँ। इस पार्क का नाम और जगह कौन सी है? ये सचदेव पार्क, सचदेव सिंह पार्क है मुल्तान नगर में। मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति का नियमित आकलन करें और तय समय सीमा के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में पूर्ण और लंबित परियोजनाओं का स्थिति की समीक्षा भी की गई। साथ ही भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े कार्यों की सतत निगरानी और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित की जाए। दिल्ली सरकार ने भी पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को रवाना किया। इस समय प्राकृतिक विपदाओं के कारण देश उलझन में है, तकलीफ में है। इस समय बहुत जरूरी है कि हम सब मुसीबत के समय से आगे निकल जाए। जब मैं देखती हूँ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व में कहीं पे भी कोई विपदा आती है तो वो उन राज्यों के साथ में, उन देशों के साथ में खड़े होकर के काम करते हैं। एक समय था जब भारत केवल मदद मांगने वालों में हुआ करता था, आज भारत मदद देने वालों में। और ये मुद्दा, ये तकलीफ तो हमारे भारत के आपसी राज्यों की और किसी भी राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके हम सब भाईचारे के नाते, मानवता के नाते मैं इतना कह सकती हूँ
कि जहां पंजाब का दिल दिल्ली में धड़कता है तो दिल्ली की धड़कन पंजाब में बसती है। सब आपस में परिवार हैं, जुड़े हैं, भाईचारा है। आज वो भाई बहन हमारे तकलीफ में है। आदरणीय हमारे भाजपा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने सही कहा कि पूरे देश का अन्नदाता पंजाब, हमारे किसान भाई बहन तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी है। मैं बहुत साधुवाद देती हूं अपने मंत्रीगणों को भी, अपने कार्यकर्ताओं को, साथियों को, समाज सेवियों को, जिन्होंने हमारी एक आवाज पे इतनी बड़ी संख्या में यहां पर सहायता सामग्री हमें दी। 2 दिन के छोटे से कॉल पे दिन रात चर्चा करते हुए ये तैयारी की गई। और जैसा कि बताया कि केवल खाद्य सामग्री नहीं, ऐसी वस्तुएं जो सर्वाइवल के लिए जरूरत है, दवाइयों से लेकर बर्तन, जूते, चप्पल, कपड़े, कंबल, चादर, तिरपाल, मच्छरदानी, हर प्रकार की वो वस्तुएं जो उनको सहायता के लिए चाहिए थी। और ये बात भी सही है कि ये कोई अंत नहीं है। मैंने पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से कहा कि आपको हमारे जिम्मे जो भी काम लगाना हो, हम आपकी इस तकलीफ की आखिरी घड़ी तक आपके को समाधान खोजने में मदद करेंगे, साथ में खड़े होंगे। पूरी दिल्ली का एक एक नागरिक आपकी इस विपदा में आपके साथ है। वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं हम, तो भारत का हर राज्य तो आपस में जुड़ा ही है। तो इस मुसीबत की घड़ी में पंजाब के भाई बहनों के लिए ये सहायता सामग्री पहुंचाते हुए मुझे सुकून है कि हम किसी भी प्रकार से उनके काम आ सके। और इसी प्रकार से ये सहायता जारी रहेगी, सरकार के प्लेटफॉर्म से भी और सामाजिक प्लेटफॉर्म से भी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ओर से भी। हम सब मिलकर के अपने पंजाब के भाई बहनों के लिए दिन रात उनकी इस तकलीफ में खड़े हैं। आज का यही संदेश है। भारत माता की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नमो युवा रन के लिए आधिकारिक टी शर्ट और पोस्टर का अनावरण किया। यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाता है और ये दौड़ उसी अवसर पर विभिन्न शहरों में आयोजित की जा रही है। दिल्ली में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक महाकुंभ राज्य शिक्षक पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिक्षकों को सम्मान प्रदान किया। यह आयोजन न केवल शिक्षकों के योगदान की सराहना का अवसर था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार की प्रगति और भविष्य की योजनाओं को प्रदर्शित करने का मंच भी बना। मैं आपको कहना चाहती हूं, आज देश के प्रधानमंत्री हो, देश के शिक्षा मंत्री हो, आपकी अपनी दिल्ली की मुख्यमंत्री हो या आपके अपने शिक्षा मंत्री हो, सभी लोग यदि कहीं से पढ़े हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं। आप समझ सकते हैं कि इन सरकारी स्कूलों में देश का भविष्य पनपता है और उसका बीज रोपण करने का काम हमारे यहां बैठे ये शिक्षक गण करते हैं। जिस बीज ने कल को वट वृक्ष बनके इस देश को छांव देनी है, जिस बीज ने कल को फल फूलों से इस राज्य को सुशोभित करना है, वो आपके हाथों के द्वारा लगाया जाता है। अभी जब मैं प्ले देख रही थी तो उसमें एक वाक्य इस्तेमाल किया गया चाणक्य जी के द्वारा कि शिक्षक का गौरव तब हो सकता है जब देश का गौरव बढ़े।
और देश का गौरव तब हो सकता है जब हर बाल हृदय में देश के लिए चरित्र निर्माण का गठन हमारे ये शिक्षक करें। मैं मानती हूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना एक डिफिकल्ट टास्क है। कहीं सुविधाओं की कमी, कई बार मैं देखती हूं कि प्रिंसिपल तक का रूम ऐसा होता है कि वो जुगाड़ करके बैठते हैं। मैं मानती हूं टीचर्स के लिए उतने बेहतरीन स्टाफ रूम नहीं होंगे। मैं मानती हूं कि आपके लिए बेहतर स्पोर्ट्स ग्राउंड, बेहतर लैब, बेहतर लाइब्रेरी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। क्योंकि आपके पास बच्चे आते हैं, ये दुर्भाग्य है हमारी सोसाइटी का कि कहीं ना कहीं एक डिवीजन वर्टिकली हो गया है। ये माना जाता है कि सरकारी स्कूल में शायद वो बच्चा आता है जिसके पेरेंट्स शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं मानती हूं शायद जब वो आपके पास आता है तो उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं होते होंगे कि वो कहीं से उसको एक्स्ट्रा कोचिंग दे दे। इसीलिए पूरा का पूरा दारोमदार आपके ऊपर ही होता है कि वो अच्छे नंबर लेके आए और उसका भविष्य बनाए। मैं मानती हूं ये सब कुछ, और इसीलिए ये मैं मानती हूं कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनका काम प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा सेंसिटिव है। और इसीलिए कहना चाहती हूं कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो केवल नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप ईश्वर का काम कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, जो कि किसी भी पूजा पाठ, हवन, माला जपने से भी बड़ा काम है। ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। आप केवल जॉब और कैरियर में नहीं हैं, आप इस देश निर्माण के कार्य में लगातार लगे हैं। और जो आपके हाथ से बन करके वो बालक निकलता है वो देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं आपका, समाज का, राष्ट्र का नाम रोशन करता है। जिस बच्चे को आप देखते होगे कि ये कल को कोई बड़ा ऑफिसर, कोई बड़ा प्रोफेशनल बनता है तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं सच बताऊं, मैं आज शिक्षक दिवस पे आपको सम्मानित करने तो जरूर आई हूं, पर आपसे कुछ मांगने भी आई हूं। मैं कुछ मांगूंगी तो दोगे? सुन नहीं पा रही हूं मैं। सच में दोगे? मेरा एक सपना है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने कहना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि दिल्ली सरकार के हमारे ये स्कूल, ये 70,000 हमारे शिक्षक जो 18 लाख बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं हर साल, मैं चाहती हूं कि हमारे ये सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूलों से बेहतर हों। किसी बच्चे को प्राइवेट स्कूल के आगे EWS कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े। उसके पेरेंट्स अपनी जेब के ऊपर हाथ लगाते हुए ये ना सोचे कि मैं मजबूरी में सरकारी स्कूल में डाल रहा हूं। मैं चाहती हूं कि इनकम कोई क्राइटेरिया ना रहे इस एजुकेशन में। यदि कोई बच्चा अच्छी शिक्षा पाना चाहता हो तो वो दिल्ली सरकार के स्कूल के बाहर मिलना चाहिए। इतना स्तर हमें अपने स्कूलों का बढ़ाना है जिसमें संसाधन सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, यदि आप मुझे एक छोटा सा मैसेज भी कर देंगे कि आपके स्कूल में ये दिक्कत है, उसको समाधान देना मेरी जिम्मेवारी है। मैं लड़के भी ले आऊंगी आदरणीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी से किसी भी प्रकार का फंड, परंतु उसके अंदर स्कूल की बाउंड्रीज में जो शैक्षणिक माहौल बनाना है, जो उत्तम शिक्षा देनी है, जो सर्वोत्तम व्यवहार सिखाना है, जो संस्कार रोपित करना है, जो राष्ट्र के प्रति उनके अंदर भावनाएं जागृत करनी है, जो उसको पढ़ाई में आगे से आगे अव्वल करना है, ये सारे काम आपने करने हैं। करेंगे ना?
अपने बालकों को इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपके स्कूल का एक भी बच्चा ये ना कहे कि मैं कहीं पे किसी हल्की जगह पे मुझे पढ़ने का मौका मिला, यदि मेरे पास साधन होता तो मैं किसी और बेहतर स्कूल में जाता। मैं चाहती हूं कि जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेजेस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।